अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने अपना 4th लेक्चर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टैसिस से, जिसमें हमने देखना है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है, हमने डिस्कस किया था प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन, उसके अंदर हमने 3 ग्रुप्स बनाए थे उनके, जिसमें हाइड्रोफाइट्स था, मीजोफाइट्स था एंड जीरोफाइट्स था। होप सो आप लोगों को वो जो कॉन्सेप्ट है वो याद होगा, तब जाके आप एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन भी जो है वो देख सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स क्लास क्या चीज़ है कि जो एनिमल्स हैं वो एज कम्पेयर टू प्लांट्स मोर कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, उनको अपनी बॉडी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यू कैन से दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो इन एनिमल्स को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करना है साल्ट और वाटर का बैलेंस, क्योंकि वाटर अगर फ्लड में आता है तब भी बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल है, और अगर वाटर जो है वो उसकी अमाउंट नॉर्मल कंसंट्रेशन से जो है वो लो चली जाती है तब भी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होते हैं। तो क्लास यू कैन डिफाइन एट दीज ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स एज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, you can say this is a mechanism that balance the salt and water solute and water concentration in animals. You can say this is osmoregulation in animals. अब इस बिहाफ पे हम ग्रुप्स को यानी ऑस्मो रेगुलेशन जो वो कर रहे हैं उस बिहाफ पे, उनको बॉडी स्टाइल की बिहाफ पे हम जो एनिमल्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड सेकेंड इज ऑस्मो रेगुलेटर्स। क्लास ये क्या चीज़ हैं, ये क्या टर्मिनोलॉजीज हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स मीन्स दे आर आइसोटोनिक। ठीक है, हमने सॉल्यूशंस पढ़े थे डिफरेंट, जिसमें आइसोटोनिक एनवायरनमेंट पढ़ा था, फिर उसके साथ आपने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को देखा था। उसके अंदर ये था कि जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उसकी बॉडी के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सॉल्यूट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड द एनवायरनमेंट एंड इनसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी वो सेम होगी, तो हमने उसको बोला था आइसोटोनिक। ठीक है, ऑस्मो कन्फर्मर्स आर द ग्रुप ऑफ एनिमल दैट आर आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, अब ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे आइसोटोनिक होते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। अब आइसोटोनिक है तो इसका मतलब है इनको कोई मुश्किलात नहीं है, इनको कोई चीज़ अपने अंदर रेगुलेट नहीं करनी है। जितना बाहर के एनवायरनमेंट में साल्ट होगा उतना उनकी बॉडी के अंदर होगा, तो ना बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जितना वाटर उनकी बॉडी से बाहर है उतना ही वाटर उनकी बॉडी के अंदर है, तो इट मीन्स कि ना ही उनकी बॉडी से बाहर कोई चीज़ जा रही है ना ही अंदर आ रही है। इट मीन्स दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उनको कोई चीज़ खर्च नहीं करनी है, कोई चीज़ यूज नहीं करनी है, उनका जो सिस्टम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सेकेंड जो ग्रुप आपके पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, और ऑस्मो रेगुलेटर्स एज नेम इंडिकेट दैट दे कैन रेगुलेट सॉल्यूट एंड वाटर कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन टू बैलेंस their total content of solute and water। ठीक है, they are not isotonic to external environment। अगर आइसोटोनिक नहीं है तो फिर 2 कंडीशंस आती हैं, या तो ये हाइपोटोनिक होंगे या इनका एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। यहाँ पे आपको एक चीज है कि एक एनिमल है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एन एनिमल। एनिमल इज आइसोटोनिक टू इट्स एनवायरनमेंट, मीन्स आइसोटोनिक है, जितना सॉल्यूट कंसंट्रेशन उसके एनवायरनमेंट के अंदर है उतना सॉल्यूट कंसंट्रेशन उसकी बॉडी के अंदर है। ठीक है, जितना वाटर कंसंट्रेशन, जितना वाटर कंटेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में है उतना ही उसकी बॉडी के अंदर है, तो ये क्या होगा, इट इज आइसोटोनिक। और ये एनिमल्स क्या होंगे आपके पास, इनको कोई मुश्किलात दरपेश नहीं होती हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट आपके पास है एक एनिमल है जिसकी बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब बाहर एनवायरनमेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्लास क्या एनवायरनमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, अब ये जो एनिमल है इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट बाहर ज़्यादा है तो सॉल्यूट के पीछे क्या भागता है आपके पास, पानी।
अब इसकी बॉडी से बाहर वाटर जो है वो मूव करेगा तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के लिए हार्म है। क्या होगा, उसकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी, उसके सेल्स डाई करना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास एक एनिमल है, उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है लेस सल्यूट वाला, यानी उसके पास क्या होगा, एनवायरनमेंट है उसका हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक है तो आपको पता है उसकी बॉडी के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन डेफिनेटली ज्यादा होगी। जब उसकी बॉडी के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी जो है वो वाटर है वो मूव कहां से करेगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये भी चीज उसके लिए क्या है, हार्मफुल है। कैसे कि पानी जब उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो स्वेल करना शुरू हो जाएंगे, वो टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिडिटी क्या करेगी, डाई कर देती है, सेल को ब्रस्ट करेगी और ये एनिमल भी सर्वाइव नहीं करेगा। क्लास, अब इन दोनों एनवायरनमेंट के अंदर बॉडी को करना है रेगुलेट टू नॉर्मल कंसंट्रेशन। नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होगी, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है तो बॉडी के अंदर भी ऐसा बैलेंस मेंटेन किया जाए ताकि इसकी बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट, इस बाहर वाले एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो है वो ना जाए। अगर वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं तब भी क्या होता है कि ये अपने आप को रेगुलेट करें ताकि इस एनवायरनमेंट का उसकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो। क्लास, जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं उनके अंदर इतनी डाइवर्सिटी, इतना जो है वो हैबिटाट का जो वाइड रेंज है वो नहीं पाई जाती। वो बहुत ही जो है वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करते हैं, ये हर जगह आपके पास नहीं पाए जाते। बट इन केस ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर्स दे हैव वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, ठीक है। अब इसलिए हम ऑस्मो रेगुलेटर्स को फिर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1, मैरीन एनवायरनमेंट एनिमल्स, जो आपके पास ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते होंगे जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। और इसलिए हम उन एनिमल्स को बोलते हैं मैरीन एनिमल्स। दूसरे आपके पास क्या होंगे, ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर जो सेकंड ग्रुप आता है, इनका सेकंड एनवायरनमेंट है वो है फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर होता है मीठा पानी। साल्ट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल, यू कैन से, आप उसको इस कैटेगरी में भी लेके आ सकते हैं कि दे हैव नो साल्ट, ठीक है। इतना नेग्लिजिबल अमाउंट होती है कि आप उसको काउंट ही नहीं करते। तो साल्ट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल। थर्ड कैटेगरी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स की, वो एनिमल्स हैं जो लैंड एनिमल्स हैं, यानी आप उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और लैंड एनिमल्स के अंदर आपकी कॉमन एग्जांपल आप खुद हैं, आप लैंड पे रहते हैं, आप कौन से एनिमल्स होंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो इसके अंदर ये है, ये तीनों ग्रुप्स किस के अंदर किस उसमें आते हैं आपके पास, हम इंक्लूड करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स को इन 3 ग्रुप्स के अंदर। और जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी हैबिटाट्स की नहीं होती है। क्लास, आज हम डिस्कस कर लेते हैं मैरीन एनिमल्स अपने आप को कैसे ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं, अपने अंदर उनकी बॉडी स्टाइल कैसा होता है, क्या क्या उनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर वो बैलेंस जो है वो मेंटेन करते हैं। क्लास, इसमें हम ले लेते हैं मैरीन फिश की, ठीक है। अब जो मछलियाँ आपके पास मैरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं उनकी बॉडी के अंदर नेचर ने स्पेशल सिस्टम रखे हैं जिसमें आपके पास रेक्टल ग्लैंड है, ठीक है। TMO यानी ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड प्रेजेंट होगा। ये क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन ये रिलीज करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट इनका क्या होता है, हाइपरटोनिक, ठीक है। लेट ड्रॉ अ फिश। Class, let's suppose this is a fish that is in the marine water in sea, ठीक है। और इसका एनवायरनमेंट क्या होगा, इसका एनवायरनमेंट आपके पास है हाइपोटोनिक। तो अब क्या होगा कि इसकी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको क्या हो जाना चाहिए, वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा, ठीक है। बट अब इसको इस कंडीशन से बचना है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर अगर ये वाटर इसी तरह रिलीज करता रहा
तो वाटर एक दिन क्या होगा, इसकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा, और जब ये डिहाइड्रेशन होगी डेफिनेटली क्या होगा कि इसकी बॉडी फिर खत्म हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगा। अब ये क्या होगा क्लास, इसकी बॉडी, इसको क्या मिल रहा है, साल्ट ज्यादा मिल रहा है। अब इसने क्या करना है, किस चीज से जो है वो तंग होगा ये वाला एनिमल, ये आपके पास साल्ट से बेजार होगा, या साल्ट इसको अच्छा नहीं लगेगा। उसने अपनी बॉडी से उस साल्ट को निकालना है क्लास। क्या करेगा, साल्ट रिलीज करेगा बट एक्टिवली, ठीक है। अब एक्टिव क्यों लगाते हैं हम, किसी भी चीज को जब हमने पुश करना होता है ना तो उसको फोर्स देते हैं। अब इसने भी क्या करना है, इसकी बॉडी के अंदर साल्ट जा रहा है बाहर से, वो उसकी बॉडी क्योंकि एनवायरनमेंट उसका हाइपरटोनिक है तो साल्ट जो है वो मूव कर रहा है, इसलिए उसको क्या करना है, एक्टिवली करना है। अब ये भी चीज है, जब भी चीज हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रही होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन होगी तो वो मूव करेगा, लेकिन साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज्यादा है, उसने साल्ट को बाहर निकालना है क्लास, तो क्या करेगा, वो एनर्जी देता है, एनर्जी खर्च करके साल्ट को क्या करेगा, वो अपनी बॉडी से रिलीज करेगा। दूसरे नंबर पे ये है, ये साल्ट गिल्स के जरिए जो है वो बॉडी से रिमूव करता है, ठीक है, और एक्टिवली साल्ट को रिलीज करता है एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरी मॉडिफिकेशन क्लास ये है, इसके पास कुछ स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर। वो ग्लैंड क्या करते हैं, वो ये है कि वो, इनका नाम होता है रेकलेट ग्लैंड, या यू कैन से कॉमनली एज साल्ट ग्लैंड, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये साल्ट के अंदर, इसकी बॉडी से साल्ट को रिमूव करने के लिए ग्लैंड यूज होते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा साल्ट अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। वो साल्ट क्या होता है, वो आपके पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट है वो है यूरिया, ठीक है। यू नो दैट यूरिया इज वेरी टॉक्सिक टू बॉडी, जहरीला है तो साल्ट लेकिन जहरीला है। बॉडी को इस पॉइजन से बचाना है तो क्या करेगा, ये इस केमिकल को रखना भी जरूरी है और बॉडी के लिए ये हार्मफुल भी है। रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉडी इसकी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में है, तो इसकी बॉडी के अंदर से साल्ट जो है वो वाटर जो है वो रिलीज होना है, निकल जाना है। इसने अपनी बॉडी के अंदर वाटर जो थोड़ी अमाउंट में है उसको बचाना है। क्या करेगा, साल्ट अपने अंदर रखता है जिसकी वजह से ये बॉडी को बना लेता है, बॉडी को हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक करेगा तो बॉडी के अंदर से साल्ट बाहर नहीं जाएगा, वाटर बाहर नहीं जाएगा। अब क्या करेगा, इस यूरिया से ये एक मसला तो हल हो गया, लेकिन इसके लिए इसका दूसरा मसला दरपेश आ जाता है, ये टॉक्सिक है, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए ये क्या करता है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड को इसके साथ शामिल करता है। किसके साथ, यूरिया के साथ। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपके पास ये TMO बॉडी को इस पॉइजन से, इसके असर से बचाता है। बॉडी को हाइपरटोनिक भी रखा हुआ है, बॉडी को इसके इफेक्ट से भी बचा लेता है। अब क्या होगा क्लास, इसकी प्रेजेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की। अब तीसरे नंबर जो लास्ट इसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो ये है, इट रिलीज वेरी वेरी कंसेंट्रेटेड यूरिन। कंसेंट्रेटेड यूरिन क्यों रिलीज करेगा क्लास, इसलिए साल्ट है, ठीक है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर ज्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन वेरी अमाउंट होती है, इसलिए क्या होगा कि ये जो है वो अपने अंदर से यूरिन कौन से रिलीज कर रहा है, कंसंट्रेटेड। अब ये तो मॉडिफिकेशन है जो आपके पास मैरीन फिश है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं फ्रेश वाटर फिश को तो उसके अंदर सारी चीजें जो है वो उलट हो जाती हैं। कैसे, रेक्टल ग्लैंड उसके अंदर नहीं होते, ये साल्ट को गिल्स के जरिए एक्टिवली रिलीज कर रहा होता है, वो गिल्स के जरिए अपटेक करता है साल्ट को, ठीक है। अगर आप इसको फिश को जो है वो मैरीन फिश के साथ कंपेयर करते हैं तो कुछ ऐसे होगा, ये आपके पास लेट्स सपोज मैरीन फिश से जो है फ्रेश वाटर फिश है, जो इसके अंदर है वो ये है, ये जो गिल्स हैं। अब
साल्ट को अपटेक करना है, क्योंकि फ्रेश वाटर फिश के अंदर या फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे साल्ट बहुत कम होता है, उसकी बॉडी को साल्ट चाहिए एक ग्लास। इसने साल्ट एक्टिव अपटेक करना है और किधर करेगा, इनसाइड बॉडी, और किसके जरिए, गिल्स के जरिए। उसने क्या किया था, गिल्स के जरिए एक्सक्रीट किया था, किसने, मैरीन फिश ने। अब इसके अंदर क्या होगा, जो यूरिन होती है वो वेरी डाइल्यूट होती है। क्यों, बिकॉज ये जो एनवायरनमेंट है इसका वो हाइपोटोनिक होता है इन केस ऑफ मैरीन फ्रेश वाटर फिश। तो वेरी डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसके पास एक्सेस में है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव करता है। तीसरी जो ये है कि ये इसको जब नीड होती है किसी साल्ट की, यानी साल्ट की जो नीड है वो कैसे पूरी करता है, वो उन ऑर्गेनिज्म को ईट करेगा या ऐसा फूड जो है वो ईट करेगा जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर और मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो आपने फिश को कंपेयर किया, होप सो आपको ये जो लेक्चर है वो क्लियर हुआ होगा कि इन दोनों के कंपैरिजन से आपको मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन, से आप क्लियर कर सकें। थैंक यू।